जी जनाब, क्या हाल है? खैरियत से? मेरा नाम है ज़ुएब खान। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जापान के ऊपर कि जापान ने कैसे बाउंस बैक किया जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 में जब वो पूरी तरह से जो है वो कोलैप्स हो गया था और अमेरिका ने जो है वो न्यूक्लियर अटैक किए थे उसके नागासाकी पे और हिरोशिमा पे और पूरा बर्बाद कर दिया था उसको। तो कैसे बाउंस बैक किया, कैसे रिवाइव किया अपने आप को, जो है वो फिर से कैसे जो है वो दुनिया भर में तरक्की याफ्ता मुल्क बन के अपने आप को साबित किया, इसके पीछे बहुत सारी बातें भी हैं। और जो है वो असल में हम लोगों का इतना ज़्यादा एक कॉमन जो है वो हम लोगों के पास इतना नॉलेज प्रोडक्ट होता नहीं है कि हम लोग ये सारी चीज़ें, बस हमको ये पता है कि हाँ जो है वो अमेरिका ने हमला किया था, एटम बम गिराया था जापान पे, उसके अलावा हमको कुछ पता ही नहीं होता। तो रीज़न ये था कि उस वक्त जो है वो जापान के पास सारी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अच्छा था, डेवलप भी था, लेकिन क्या चीज़ नहीं थी? नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी। लेट सपोज कि उसके पास स्टील नहीं था, कॉपर नहीं था, कोल नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें वो बाहर से मंगवाता था, ठीक है ना। मगर उसको ये चीज़ गवारा नहीं थी, वो चाहता था कि भाई अपने जो कॉलोनियल एम्बिशन से उसको ब्रॉड किया जाए, बड़ा किया जाए। तो उस वजह से उसने अटैक करना शुरू किया दूसरे ममालिक पर, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया। तो इन ममालिक के ऊपर अटैक किए उसने। उसके बाद उसका कॉलोनियल एम्बिशंस और ज़्यादा बढ़ने लगे। उसने सोचा कि मैं पूरे साउथ ईस्ट एशिया को जो है वो कॉन्कर करूं, लेकिन वो नहीं चाहता था कि किसी थर्ड कंट्री की इंटरफेरेंस नहीं चाहता था, और वो उसको बीच में जो है वो खदशा था यूएसए का। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती उसने ये की कि पर्ल हार्बर पर जो है वो अटैक किया उसने। पर्ल हार्बर बेसिकली यूएसए नेवल बेस था, और जो है वो उस पर अटैक करके उसकी जो पूरी जो फ्लीट यूनिट था यूएसए का, उसको बर्बाद करने की कोशिश की। तो हुआ ये कि उसके रिटेलिएशन वॉर में जो है वो अमेरिका उस वक्त न्यूक्लियर पावर बन चुका था, और उसको जो है वो ट्रायल के लिए अपने बॉम्ब गिरा के ट्रायल करना था उसका, ठीक है ना। तो जापान ने उसको बहुत इजीली ये मौका फराहम किया। उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका ने जो है उसके ऊपर अपने एटम बॉम्ब गिराए और हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इवन कि आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि इतना बर्बाद कर दिया था कि विद इन अ वीक जापान ने अनकंडीशनल सरेंडर किया अमेरिका के सामने और कहा कि जो करवाना है, जो शर्त रखनी है रखो, ये वॉरफेयर हमें नहीं चाहिए, हम ना बर्दाश्त कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद अमेरिका ने कहा ठीक है चलो बैठ के बात करते हैं। तो फिर अमेरिका ने कहा कि भाई एक पीस ट्रीटी साइन करवाया जापान से। उसमें आर्टिकल 9 में ये लिखवाया कि भाई अब आप अपनी आर्मी बिल्ड नहीं कर सकते, आर्मी पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको सिक्योरिटी चाहिए होगी, हम प्रोवाइड करेंगे। आपसे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी का, ठीक है ना, एम्यूनेशन आर्मी हम प्रोवाइड करेंगे, तो यू डोंट नीड टू अबाउट इट, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड हो गई, एग्रीमेंट पे साइन भी किया जापान ने और कहा कि ठीक है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो मुंह खोल के खड़ा हुआ था जापान के सामने। वो ये कि 17 लाख की जो आर्मी थी, आर्मी के जो लोग थे, 17 लाख की जो है वो उनकी फौज थी, वो लोगों पर मुश्तमिल थे, ठीक है ना। 51 डिविजन्स थे, ठीक है ना। अब इनका क्या करें, ये तो बेरोजगार हो गए थे। लेकिन आप जापान का माइंडसेट देखें कि कैसे उसने एडवर्सिटी को जो है वो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। ये एक बहुत सीखने वाली बात है। उसने 17 लाख लोगों की जो फौज थी, जो फारिग हो गई थी, उसको उठा के बिजनेस सेक्टर्स में जो है वो कन्वर्ट किया, इंटरप्रेन्योर्स बना दिया उनको, ठीक है ना। और जो छोटे कैडर के सिपाही थे उनके साथ क्या है कि उनको पूरा जो है वो लेबर में उन्होंने जो है वो फिट कर दिया। और हुआ ये कि आपको पता है कि इतने ज़्यादा वो इतने डिसिप्लिन है, तो उनकी फौज कितनी डिसिप्लिन होगी। वो किसी चीज़ में कितनी रफ एंड टफ ट्रेनिंग उनको मिली, और उसके बाद जब लेबर में वो गए तो लेबर में दुनिया के नंबर 1 लेबर साबित हुए। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी बहुत कामयाब रही। और उसके बाद ये हुआ कि आपको पता है क्वालिटी में तो वो अनकॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है ना। अगर एक भी चीज़, एक भी उनके प्रोडक्ट में जो है वो एक भी खामी निकल आएगी, पूरी मैनेजमेंट फारिग हो जाएगी, पूरी लेबर को वो फारिग कर देंगे। इतनी ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड दुनिया में जो है जापान ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें काइजन हो गया, 5S हो गया, 6 सिग्मा हो गया। ये सारे जो मेथड्स हैं दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो है जापान है। और आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अमेरिका जापान की प्रोडक्ट यूज करता है, चाइना जिसकी वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हाई है,
वो यूज किसकी प्रोडक्ट करता है, जापान की प्रोडक्ट करता है। तो ये इनकी जो है वो सक्सेस है, आज भी जो है वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल इस वजह से है वो, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिटिकल और इनका जो है वो कमर्शियल एस्पेक्ट ये था, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। ये था कि देखें, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के जब उन्होंने इतना नुकसान उठाया तो उनको सबक ये मिल गया था कि भाई वॉरफेयर तो अब करना नहीं है, अब सिर्फ बिजनेस करना है। तो उस वक्त जो है वो दो ब्लॉक्स थे दुनिया में, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। इन दोनों ममालिक के जो कैपिटलिस्ट मुल्क थे और जो कम्युनिस्ट मुल्क थे, इनके बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पे, और जापान ने बड़ी खूबी से इसका फायदा उठाने की कोशिश की। जापान ने देखा कि भाई हमें तो बिजनेस करना है, धंधा करना है अब, और दूसरी बात ये है कि हमको जो है वो मौके चाहिए। उसने देखा कैपिटलिस्ट जो कंट्रीज हैं उनके पास जो है वो एक बहुत बड़ी बिजनेस मार्केट है, किसी तरह से उसका गेटवे मिल जाए, किसी तरह से एंट्रेंस मिल जाए तो बहुत जो है वो हमारी बिजनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो देखा कि उस वक्त की जो है वो यूएसए सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो यूएसए के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। उन्होंने यूएसए के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए और यूएसए से उनको एक गेटवे मिला दुनिया की पूरी ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने का, एक्सेस करने का। क्वालिटी प्रोडक्ट तो उनकी थी, दुनिया में इतनी किसी की भी नहीं है, तो उनको ये गेटवे मिला। वो जो है वो उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को गेन किया और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है वो जब उनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होने लगी तो फिर जो है वो जो उनकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो उनकी जो है वो दुनिया में मानी गई। तो उसके बाद जो है वो उनकी बिजनेस इंडस्ट्री ग्रो करने लगी। उन्होंने फिर अपने कॉर्पोरेट हब्स बनाए, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स डाले और बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रो किया, अपनी पॉलिसीज ऐसी की। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ क्योंकि उन्होंने जॉब्स वगैरह बहुत दी। उसके अलावा आपको मैं एक बहुत बड़ा एक बेहतरीन आपको जो है वो इनका वो बताऊं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने एजुकेशन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, एजुकेशन पे और मॉरल एजुकेशन पे। आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आप दंग रह जाएंगे। देखिए एजुकेशन इनमें इन्होंने ऐसे मॉरल एजुकेशन जो है ना, बच्चे को 5 साल की उम्र में जो है स्कूल में दाखिला दिलवा देते हैं ये लोग। उसके बाद क्या होता है कि जो 5 साल की उम्र से 10 साल तक का जो पीरियड होता है ना, 10 साल की उम्र तक का जो पीरियड होता है यानी 5 साल, उसमें कोई एग्जाम नहीं देता बच्चा किसी भी स्कूल में, सिर्फ मॉरल ट्रेनिंग होती है, मॉरल एजुकेशन पे काम होता है। यानी कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो और क्लास में जो है वो जाके बैठेगा तो वो क्लास में जाके पहले क्लास साफ करेगा, बाथरूम की सफाई करेगा, ये सारी मॉरल एजुकेशन में उसकी जो है वो शामिल होता है। अब यहाँ पे अगर ऐसा होने लगे तो अगले दिन टीचर ही फारिग हो जाएगा, अम्मा पर रोते हुए जाएंगे, बोलेंगे हाय अल्लाह हमारे बच्चे को जो है वो भंगी बना दिया, और क्योंकि नवाब साहब की तरह हमारे बच्चे पलते हैं, ठीक है ना। और फिर यही हो रहा होता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं और माँ बिस्तर पे पड़ी हुई होती, पानी मंगवा रही होती है अपने बच्चे से, ठीक है ना, वो फिर अपनी दूसरी अम्मा से लगे हुए होते हैं और उनको चांद सितारों पे ले जाने की बातें कर रहे होते हैं, अम्मा को फ्रिज से निकाल के पानी नहीं दे सकते। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा ये कि उनकी एजुकेशन का एक सबसे बड़ा जो है वो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंडल्ज करती है, वो इस वजह से कि देखें उन्होंने क्या, उनके जो टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है ना, बहुत ज़बरदस्त होती है। वो कैसे, वो ऐसे कि वो उनके साथ यहाँ की तरह नहीं कि यहाँ पे बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है तो वहाँ पे भी पिट रहा है, ट्यूशन जा रहा है तो ट्यूशन में भी पिट रहा है, ठीक है ना, मदरसा जा रहा है तो कारी साहब जो है वो उल्टा लटका के बाथरूम के पाइप से पीट रहे हैं उसको। यहाँ पे इस तरह का, वहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है। वहाँ पे इस तरह का जो है, वहाँ पे पता है क्या, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग है, टीचर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग है। टीचर जो है वो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बैठ के लंच साथ करते हैं, ठीक है ना, ताकि उनके साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक फ्रेंडली जो है वो एक कंपेनियनशिप बने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे वो काम करते हैं। अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर ले लेंगे ना उनसे तो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें, और दूसरी एक चीज़ मेरे जहन से निकल गई थी, ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत ज़्यादा, दुनिया में इतना ज़्यादा जो है वो टाइम पे के पंक्चुअल कोई कौम नहीं है जितनी जापानीज है। वो ऐसे कि देखें 1964 में जापान ने जो है वो बुलेट ट्रेन बनाई, और उसमें क्या, उसने आज तक की आप जो है वो हिस्ट्री उठा के देख लो, आज भी वो ट्रेन चलती है, और आज तक की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ईयरली उसका लेट होने का जो टाइम है ना, ईयरली बता रहा हूँ 18 सेकेंड्स है, ठीक है ना। यानी अगर आप 18 सेकंड को 364 से जो है वो आप मल्टीप्लाई करोगे ना
तो जो आपको सम मिलेगा ना वो नैनो सेकंड्स में होगा, नैनो सेकंड्स में, यानी वो गुनाह समझते हैं अपने वक्त को बर्बाद करना। तो वो कितने ज़्यादा जो है वो पैशनेट होंगे, कितने ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा जो है वो हमको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा होता है या फिर इंटरव्यू देने के लिए जा रहा होता है तो एक जुमला बोलते हैं उसके घर वाले, दम बाती का खुदा साए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि डू योर बेस्ट। वो कभी भी बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलते, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि भाई आप जो इंसान काम करने के लिए जा रहा है ना, उसमें जो है उनका बिलीव ये है कि उसमें जो है ना उसकी परफॉर्मेंस पे वो डिपेंडेंट रहे, लक पे डिपेंडेंट ना रहे, ठीक है ना। और हम तो यहाँ पे जो है वो माशाल्लाह से गुनाह करते हैं, शैतान पे डाल देते हैं, ठीक है। और नाकाम होते हैं तो अपनी नाकामियों का सहरा जो है वो नसीब के सर पे सजा के जो है वो बिठा देते हैं उसको, ठीक है। आफात आती हैं तो अल्लाह ताला के ऊपर वो हम कर देते हैं कि अल्लाह की तरफ से आइए तौबा इस्तगफार करो। अमली तौर पे हम लोग बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल जीरो है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हमको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अपने ऊपर। हम जब ओन नहीं करेंगे अपनी चीज़ों को, अपनी गलतियों को, कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको ओन करनी चाहिए। बाकी ये कि जो है वो अगर हम कुछ, ये सारा बताने का मकसद ये था कि भाई हम ये सारी चीज़ें जो है वो सीख कर थोड़ा कुछ भी अगर अपनी सोसाइटी में जो है वो इंजेक्ट करेंगे, उस पर जो है वो प्रैक्टिकल होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर तब्दील हो सकती हैं। शेख सादी का कॉल है कि जो है वो अगर आपको माशरा बदलना है तो शुरुआत अपने आप से करो, ठीक है ना। तो एक इंसान से भी अगर शुरुआत होती है ना तो ये बहुत बड़ी एक चेंजिंग। चलें भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आपका, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बेस्ट ऑफ लक, सॉरी, डू योर बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।